आईपीएस अफसर द्वारा एक 11 साल की लड़की से छेड़छाड़ के बाद पुलिसिया बर्बरता की खौफनाक कहानी। वैसे तो पुलिस का काम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों की हिफाजत करना होता है। अमूमन पुलिस ऐसा करती भी है, मगर आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, जहां एक आईपीएस अधिकारी अपना फर्ज भुलाकर पहले तो एक लड़की से छेड़छाड़ करता है, फिर उसके बाद मामले को दबाने के लिए पीड़ित लड़की के परिवार वालों के साथ पुलिसिया बर्बरता का वो सिलसिला शुरू करता है जो वर्षों तक चलता है। पुलिस की वो गुंडागर्दी देखने को मिलती है जैसा फिल्मों में भी दिखाया नहीं जाता है। छेड़छाड़ के आरोपी आईपीएस का खौफ इतना ज्यादा था कि मीडिया इस केस की रिपोर्टिंग करने से डरती थी। जज फैसला करने से कतराते थे और बड़े से बड़े नेता उस आईपीएस की मुट्ठी में थे। इन सब खेल के बीच पीड़ित लड़की के परिवार और फिर लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि सुनकर हर कोई दहल जाता है। लड़की और इसके परिवार की आप बीती जानकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। तो आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है? ये पूरा केस क्या है? इस केस में शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। यकीन मानिए, सब कुछ जानने के बाद आपके लिए भी एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कभी हरियाणा के पंचकुला में रहने वाले यूको बैंक में बतौर मैनेजर काम करने वाले एससी गिरहोत्रा के परिवार की है। एससी गिरहोत्रा की एक बेटी और एक बेटा था, जबकि पत्नी का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। एससी गिरहोत्रा की बेटी का नाम रुचिका गिरहोत्रा था। रुचिका चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई करती थी। ये पढ़ाई के साथ साथ टेनिस की भी बहुत अच्छी उभरती हुई खिलाड़ी थी। 11 साल की उम्र में ही रुचिका ने अपने खेल की ओर सभी का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। ये बात साल 1990 के अगस्त महीने की है। उन दिनों हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के प्रमुख शंभू प्रताप सिंह राठौर यानी एसपीएस राठौर थे। एसपीएस राठौर हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के हेड होने के साथ साथ हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी भी थे। 1944 में जन्मे एसपीएस राठौर 1966 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। एसपीएस राठौर की बेटी प्रियांजलि और रुचिका एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई करती थी। बेटी प्रियांजलि के जरिए एसपीएस राठौर ने कई बार रुचिका के खेल के बारे में सुना था। जब रुचिका के खेल की चर्चा कुछ ज्यादा होने लगती है तो 11 अगस्त 1990 को आईपीएस एसपीएस राठौर हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के हेड होने के नाते रुचिका के घर जाते हैं और रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा से मिलकर रुचिका के खेल की तारीफ करते हैं तथा रुचिका को बेहतर ट्रेनिंग दिलवाने का वादा करते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा टेनिस खेल रही है, हम रुचिका के लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, आप रुचिका को ऑफिस भेज दीजिएगा। हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन का ऑफिस एसपीएस राठौर के बंगले के अंदर ही था। यहीं पर एक बड़ा सा टेनिस कोर्ट भी था। क्योंकि एसपीएस राठौर ने रुचिका के लिए बेहतर ट्रेनिंग और फैसिलिटी का वादा किया था और इस सिलसिले में रुचिका को मिलने के लिए ऑफिस बुलाया था, इसलिए 12 अगस्त 1990 को संडे के दिन रुचिका अपनी एक दोस्त आराधना प्रकाश के साथ एसपीएस राठौर के घर के अंदर स्थित हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के ऑफिस जाती है। रुचिका की दोस्त आराधना भी एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। ये भी रुचिका के साथ ऑफिस जाती है। जब ये दोनों लड़कियां ऑफिस पहुंचती हैं तो उस समय एसपीएस राठौर ऑफिस में ही बैठे हुए थे। आराधना और रुचिका को ऑफिस में देखते ही एसपीएस राठौर आराधना को कहते हैं कि बाहर जाकर तुम टेनिस कोच मिस्टर थॉमस को यहां बुला लो, वो अपने कमरे में हैं। राठौर के कहने पर आराधना कोच को बुलाने चली जाती है। अब ऑफिस के कमरे में रुचिका और एसपीएस राठौर अकेले बचते हैं। अभी आराधना बाहर निकली ही थी कि एसपीएस राठौर अचानक से रुचिका के हाथों को पकड़ते हैं और फिर अगले ही पल रुचिका की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेते हैं। रुचिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही राठौर रुचिका को पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले लेता है और उसके शरीर को बेहद ही गलत तरीके से दबाना शुरू कर देता है। रुचिका इन सब का काफी विरोध करती है और वो राठौर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। इन सब के बीच रुचिका की मुंह से चीखें भी निकल रही थीं। रुचिका की ये आवाज कोच को बुलाने बाहर गई आराधना की कानों तक भी पहुंचती है। रुचिका की आवाज सुनते ही आराधना दौड़ती हुई आती है। अब तक राठौर ने रुचिका को नहीं छोड़ा था और वो लगातार रुचिका को गलत तरीके से छुए जा रहा था।
कमरे में आते ही आराधना भी ये सब कुछ देख लेती है। जब एसपीएस राठौर की नजर आराधना पर पड़ती है, तब जाकर वो रुचिका को अपनी पकड़ से आजाद करता है। रुचिका को छोड़ते ही वो आराधना पर चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर से कोच को बुलाकर लाने को कहता है। इस बार आराधना रुचिका को कमरे में अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। इस पर राठौर काफी ऊंची आवाज में आराधना को डांटना शुरू कर देता है। उधर रुचिका कोने में डरी सहमी खड़ी रहती है। अभी अभी जो कुछ भी एसपीएस राठौर ने उसके साथ किया था, उस सदमे से रुचिका बाहर नहीं आ सकी थी। राठौर जिद कर रहा था कि आराधना कोच को बुलाने बाहर जाए और रुचिका उसके कमरे में ही ठहरे, मगर आराधना राजी नहीं होती है। इसी सब के बीच किसी तरह रुचिका को लेकर आराधना वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलकर जब रुचिका थोड़ी शांत होती है, तो वो पूरी कहानी आराधना को शुरू से बताती है कि कैसे ही उसके बाहर जाते एसपीएस राठौर ने उसे गलत तरीके से पकड़ा और फिर उसे छूना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये दोनों लड़कियां इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी ना बताने का फैसला करती हैं, मगर ये दोनों इस घटना से इतने गहरे सदमे में चली जाती हैं कि अगले दिन ये प्रैक्टिस के लिए नहीं जाती हैं। घर वालों द्वारा प्रैक्टिस के लिए ना जाने की वजह पूछने पर भी ये दोनों कुछ नहीं बताती हैं। फिर जब घर वाले दोबारा उसे जाने को कहते हैं, तो 14 अगस्त 1990 को ये दोनों लड़कियां फिर से टेनिस खेलने जाने को तैयार हो जाती हैं, मगर अब ये दोनों शाम के 6:30 बजे खेलने के लिए जाती हैं। ये वो समय था जब एसपीएस राठौर अक्सर पुलिस ऑफिस में होता था। प्लान के मुताबिक ये दोनों लड़कियां 14 अगस्त को शाम में खेलने के लिए चली जाती हैं। उन्हें कहीं भी एसपीएस राठौर नजर नहीं आता है, लेकिन जब वो खेलकर वापस आने लगती हैं, तभी गेट पर एक नौकर मिलता है जो इन लड़कियों को कहता है कि अभी एसपीएस राठौर ने तुम दोनों को ऑफिस में बुलाया है, वो ऑफिस में ही है। इतना सुनते ही रुचिका और आराधना बुरी तरीके से डर जाती हैं और वहां से भाग निकलती हैं। 12 अगस्त वाली घटना के बारे में अब तक इन दोनों ने घर पे ये सोचकर नहीं बताया था कि ये एक दिन की घटना है और बात वहीं खत्म हो जाएगी, मगर जब दोबारा एसपीएस राठौर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है, तो दोनों भागकर घर जाती हैं और अपने परिवार वालों को 12 अगस्त 1990 को राठौर द्वारा रुचिका के साथ की गई जबरदस्ती के बारे में बताती हैं। एसपीएस राठौर की छेड़खानी वाली घटना के बारे में जानते ही आराधना और रुचिका के घरवाले कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुलाते हैं और उन्हें एसपीएस राठौर की करतूत के बारे में बताते हैं। यहाँ इन लोगों की आपस में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में आराधना के पिता आनंद प्रकाश कहते हैं कि एसपीएस राठौर की इस हरकत के खिलाफ हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम एसपीएस राठौर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे और इस मामले को हायर अथॉरिटीज तक ले जाएंगे। चूंकि एसपीएस राठौर खुद एक आईपीएस ऑफिसर था और वर्तमान समय में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात था, ऐसे में उसके खिलाफ किसी पुलिस थाने में एफआईआर करके कोई फायदा नहीं होना था। इसलिए ये सभी सीधे मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला करते हैं। इसी के बाद आनंद प्रकाश के नेतृत्व में कुछ लोग एसपीएस राठौर की शिकायत लेकर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकुम सिंह से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिशों के बावजूद वो हुकुम सिंह से नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद ये लोग हरियाणा के तत्कालीन होम मिनिस्टर संपत सिंह से भी मिलने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें यहां भी नाकामी हाथ लगती है। कई दिनों की कोशिशों के बाद आखिरकार ये सभी हरियाणा के तत्कालीन होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल से मिलने में कामयाब होते हैं और उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पूरी घटना जानने के बाद 17 अगस्त 1990 को जेके दुग्गल होम मिनिस्टर संपत सिंह से मिलते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पूरी घटना के बारे में जानने के बाद होम मिनिस्टर हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी राम रक्षपाल सिंह को बुलाते हैं और उन्हें एसपीएस राठौर पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहते हैं। आदेश मिलते ही डीजीपी राम रक्षपाल सिंह इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान रुचिका के साथ साथ उस दिन उसके साथ मौजूद रही उसकी दोस्त आराधना प्रकाश का भी बयान रिकॉर्ड किया जाता है। इधर डीजीपी राम रक्षपाल सिंह मामले की जांच कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ एसपीएस राठौर अपना खेल शुरू कर देते हैं। दावे के अनुसार एसपीएस राठौर अपने आदमियों को पंचकुला में स्थित राजीव कॉलोनी नाम की एक स्लम बस्ती में भेजते हैं और वहां लोगों को पैसे देकर अपने समर्थन में नारे लगवाने के लिए केस की जांच कर रहे डीजीपी राम रक्षपाल सिंह के घर के बाहर भेज देते हैं। ये भीड़ लगातार एसपीएस राठौर के समर्थन में और डीजीपी एंड होम मिनिस्टर के विरुद्ध नारे लगाती है। कथित तौर पर ऐसा केस की जांच को प्रभावित करने के लिए किया गया था।
इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद डीजीपी राम रक्षपाल सिंह केस की जांच पूरी करते हैं और 3 सितंबर 1990 को अपनी जांच रिपोर्ट होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल के पास सबमिट कर देते हैं। इस जांच में एसपीएस राठौर को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़खानी का दोषी पाया जाता है। इस जांच रिपोर्ट में एसपीएस राठौर पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की गई थी। अब यहां से पावर और पॉलिटिक्स का बेहद ही घिनौना खेल शुरू होता है। जांच की फाइनल रिपोर्ट मिलते ही होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल इस फाइल को तत्कालीन होम मिनिस्टर संपत सिंह के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। यहां से ये फाइल मुख्यमंत्री के ऑफिस तक जानी थी ताकि आगे कार्यवाही की जा सके, मगर इसी बीच होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर जो नए होम सेक्रेटरी आते हैं वो इस फाइल पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस तरह वो फाइल चीफ मिनिस्टर तक पहुंच ही नहीं पाती है और केस में आगे कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। इधर एसपीएस राठौर अपने समर्थन में रैली निकलवाना जारी रखते हैं। कथित तौर पर एसपीएस राठौर के कुछ लोग एक पूर्व विधायक से संपर्क करते हैं जो अपनी ही बिरादरी के काफी लोगों को जमा करते हैं और ये सभी सीधे रुचिका गिरहोत्रा के घर के बाहर जाकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इस रैली में रुचिका के अलावा उसके पिता और भाई के खिलाफ भी नारेबाजी की जाती है। नारेबाजी तो चल ही रही थी, साथ ही अब छेड़खानी का आरोप लगाने वाली लड़की रुचिका गिरहोत्रा के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। इसी साजिश के तहत 20 सितंबर 1990 को अचानक से रुचिका गिरहोत्रा को बिना कोई नोटिस दिए सेक्रेड हार्ट स्कूल फॉर गर्ल्स से निकाल दिया जाता है। रुचिका पर स्कूल प्रशासन की ओर से आरोप लगाया गया था कि रुचिका की फीस जमा नहीं की गई है, मगर कमाल की बात तो ये थी कि रुचिका के स्कूल में लगभग 135 से अधिक और ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अब तक फीस जमा नहीं की थी। वहीं रुचिका के क्लास के 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रुचिका से भी ज्यादा समय से कोई फीस जमा नहीं की थी, मगर उन सब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन रुचिका को बिना किसी नोटिस के स्कूल से निकाल दिया गया। कमाल की बात तो ये थी कि रुचिका की क्लासमेट और एसपीएस राठौर की बेटी प्रियांजलि ने भी काफी समय से फीस नहीं भरी थी, मगर प्रियांजलि के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही हुई तो सिर्फ रुचिका गिरहोत्रा के खिलाफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चूंकि एसपीएस राठौर की बेटी प्रियांजलि और रुचिका एक ही क्लास में थी, तो जब एसपीएस राठौर को शुरुआती जांच में दोषी पाया गया तो उसके बाद से प्रियांजलि को क्लास में कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। साथ ही प्रियांजलि रुचिका के रहते अच्छा महसूस नहीं करती थी। कथित तौर पर बस इसी आधार पर स्कूल से सांठ-गांठ करते हुए उसे निकलवा दिया गया। ये सेक्रेड हार्ट स्कूल फॉर गर्ल्स के इतिहास में पहली बार था जब किसी स्टूडेंट को समय पर फीस ना जमा करने की वजह से स्कूल से निकाला गया था। कथित तौर पर एसपीएस राठौर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में रुचिका गिरहोत्रा के घर के बाहर तैनात कर दिया था। घर के हर एक सदस्य पर नजर रखी जाती थी और कई बार इनका पीछा भी किया जाता था। जब रुचिका को स्कूल से निकाल दिया गया तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद को घर में कैद कर लिया। कई दिनों तक रुचिका घर में ही रही। हालांकि इस मुश्किल दौर में एक बार फिर से रुचिका की दोस्त आराधना रुचिका के लिए सहारा बनकर आई और वही इस अकेलेपन में रुचिका का साथ देती थी। जब भी रुचिका को बाहर जाना होता था तो घूरती नजरों के बीच आराधना ही रुचिका को बाजार लेकर जाती थी। कथित तौर पर रुचिका पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, मगर रुचिका के परिवार वाले इस इंसाफ की लड़ाई को बस जारी रखना चाहते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि रुचिका का भाई आशु गिरहोत्रा, जिसकी उम्र अभी बस 10 साल थी, उस पर हत्या और सिविल डेफिनेशन के कई केस दर्ज कर दिए गए। अभी दर्ज हुए पिछले केस से छुटकारा मिला भी नहीं था कि चंद महीने के भीतर भीतर आशु गिरहोत्रा के ऊपर चोरी के 5 केस और दर्ज कर दिए जाते हैं। रुचिका गिरहोत्रा के परिवार वालों के खिलाफ जो साजिशें चल रही थीं, अब इससे आगे बढ़ते हुए अब तक जो रुचिका के परिवार वालों का साथ दे रहा था, उनके खिलाफ भी साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। इस पूरे मामले में रुचिका की दोस्त आराधना पहले दिन से रुचिका का साथ दे रही थी। वही इस केस की इकलौती आई विटनेस भी थी। आराधना के माता पिता भी आराधना के फैसले के साथ थे और हर कदम पर उसका साथ दे रहे थे। इसका नतीजा ये होता है कि आराधना के साथ साथ इसके पिता आनंद प्रकाश, मां मधु तथा भाई पर भी कई सिविल केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। आराधना के पिता आनंद प्रकाश हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में बतौर चीफ इंजीनियर काम करते थे। इस छेड़खानी वाली घटना से पहले वो इस बोर्ड के बेस्ट और सबसे ईमानदार अधिकारी के तौर पर गिने जाते थे।
मगर रुचिका गिरोत्रा का जब से इन लोगों ने साथ देना शुरू किया, इन पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के 20 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज हो गए। यहां तक कि आनंद प्रकाश को एक बार 2 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। जब ये सस्पेंशन से वापस आए तो प्रमोशन की बजाय इनका डिमोशन कर दिया गया और उनकी पोस्टिंग बहुत ही दूर कर दी गई। इन सब के बीच इन पर बेटी आराधना को गवाही देने से रोकने का दबाव बनता रहा, मगर जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो डिमोशन के बाद इन्हें सरकार की ओर से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी दे दिया गया। हालांकि आनंद प्रकाश ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिली और फिर से ये नौकरी में वापस आ गए। जब आनंद प्रकाश कहीं से कमजोर पड़ते नजर नहीं आए तो अब एक बार फिर से आराधना को ही निशाना बनाया जाने लगा। एसपीएस राठौर की तरफ से आराधना के ऊपर 10 सिविल केस फाइल कर दिए गए। इसके अलावा अब आराधना का भी पीछा किया जाने लगा और आराधना को भी लगातार गालियां और धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। जब ये छेड़खानी की घटना हुई थी तो हरियाणा में हुकुम सिंह की सरकार थी, मगर अब जो ये सब खेल हो रहा था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बन चुके थे। कमाल की बात तो ये थी कि मुख्यमंत्री जरूर बदल गए थे, मगर एसपीएस राठौर का प्रभाव कहीं से कम नहीं हुआ था। यही वजह थी कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एसपीएस राठौर को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई थी, मगर सरकार की ओर से एसपीएस राठौर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की सिफारिश की जाती है और 28 मई 1991 को एसपीएस राठौर के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाती है। अब समय बदल चुका था तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल बन चुके थे। आगे इस केस में क्या किया जाए, उस पर कानूनी राय लेने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल इस केस की फाइल अपने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं, मगर वहां ये फाइल जाते ही कहीं गुम सी हो जाती है और आगे एसपीएस राठौर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इधर जो वकील अब तक रुचिका गिरोत्रा का केस देख रहे थे, उनके खिलाफ भी एक क्रिमिनल केस तथा एक सिविल डेफेमेशन केस फाइल कर दी जाती है। इन सब के होते हुए अब साल आ चुका था 1993। रुचिका गिरोत्रा के भाई आशु गिरोत्रा पर पहले से 5 चोरी के केस दर्ज थे और उस पर अब कई कार चोरी के भी मामले दर्ज कर लिए गए थे। इस तरह आशु पर दर्ज केस की संख्या 11 हो गई थी, जबकि उसकी उम्र 13 साल थी। केस दर्ज होने का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच 23 सितंबर 1993 को कथित तौर पर सिविल ड्रेस में घूम रहे कुछ पुलिस अधिकारी आशु को उसके घर के करीब से ही उठा लेते हैं और दावे के अनुसार उसे उठाकर जीप में लेकर मासा देवी स्थित क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस में चले जाते हैं। आशु के दावे के अनुसार यहां लाकर उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और कई बार उसके शरीर पर भारी वजन डालकर घंटों छोड़ दिया जाता है। अगले कई दिनों तक गैर कानूनी तरीके से आशु को पुलिस अपनी गिरफ्त में रखती है। समय समय पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एसपीएस राठौर भी आते हैं और उनके सामने भी आशु की काफी पिटाई होती है। जब आशु को हिरासत में रखते हुए 1 महीने से अधिक बीत जाता है तो पुलिस वाले आशु को बेहद ही बुरी हालत में लेकर उसके घर जाते हैं। उस समय घर में रुचिका अकेले थी। रुचिका के सामने उसके 13 साल के भाई आशु को बुरी तरीके से पीटा जाता है और फिर रुचिका से आशु को लेकर आए लोग कहते हैं कि अगर तुमने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो तुम्हारे पिता को भी इसी तरीके से पीटा जाएगा और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। इतना सब करने के बाद आशु को घर से बाहर निकाला जाता है और हाथ में हथकड़ी डालकर आसपास की गलियों में उसे घुमाया जाता है। आशु द्वारा बाद में लगाए गए आरोपों के मुताबिक इस दौरान उसे कई दिनों के अंतराल पर बस थोड़ा सा कुछ खाने को दिया जाता था और कई दिनों तक तो उसे पानी भी नहीं मिलता था। इस पूरे टॉर्चर के दौरान बस आशु को यही कहा जाता था कि तुम अपनी बहन से कहो कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। इसी मार पिटाई के दौरान एक दिन आशु से एक सफेद पेपर पर उसका सिग्नेचर लिया जाता है। बाद में पुलिस द्वारा उसी पेपर पर कथित तौर पर यह दर्ज किया जाता है कि आशु ने 11 कार की चोरी की है और वह अपना जुर्म कबूल करता है। जी हां, आपने सही सुना। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 13 साल के लड़के आशु ने 11 कार की चोरी की थी। कथित तौर पर पुलिस ने 23 सितंबर 1993 को रुचिका गिरोत्रा के भाई आशु गिरोत्रा को 11 कार चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। इसी बीच 27 दिसंबर 1993 को पुलिस वाले आशु को लेकर उसके घर आए थे, जहां उसकी बहन रुचिका के सामने भी उसे बुरी तरीके से पीटा गया था और बाद में
उसे बेहद ही बुरी हालत में पूरी कॉलोनी में घुमाया गया। इन सब से रुचिका गिरहोत्रा बहुत ज्यादा टूट जाती है। दरअसल अब तक जो मासूम सी बच्ची सभी जुर्म और नाइंसाफी को सहते हुए पिछले 3 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, वो भाई पर हो रहे जुर्म को देखकर टूट जाती है और 28 दिसंबर 1993 को जहर खा लेती है। जहर खाते ही उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मगर अस्पताल में भी उसे बचाया नहीं जा पाता है। इस तरह हैरेसमेंट से तंग आकर रुचिका गिरहोत्रा जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या के समय रुचिका गिरहोत्रा की उम्र 14 साल थी। जब रुचिका जिंदा थी तो उस पर हर तरह से जुल्म हो ही रहे थे। मर जाने के बाद भी उसके साथ ज्यादती कम नहीं हुई। रुचिका के मर जाने के बाद कथित तौर पर अस्पताल में कुछ अधिकारियों द्वारा उसकी लाश को रोक लिया गया और ये लाश रुचिका के पिता को तभी वापस की गई जब उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर किया। बाद में उसी ब्लैंक पेपर पर रुचिका की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई गई, जिसमें मौत की कोई और ही वजह बताई गई। इधर रुचिका की मौत हो गई थी, उधर जेल में बंद आशु की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। बहन की मौत हो जाने के बाद भी आशु को जेल से नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि जब रुचिका गिरहोत्रा का अंतिम संस्कार हो जाता है तब अगले दिन आशु को जेल से छोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब आशु को जेल से रिहा करके घर पर लाया गया था तब भी वो बेहोश ही था। अब साल आ चुका था 1994। दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, मगर रुचिका और आराधना का परिवार मातम। रुचिका गिरहोत्रा के मरने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक बार फिर से एसपीएस राठौर के खिलाफ जांच बिठाई जाती है और ये जांच इतनी तेजी से की जाती है कि चंद हफ्ते के अंदर ही जांच पूरी कर ली जाती है और इस जांच में एसपीएस राठौर को बेगुनाह घोषित किया जाता है और उन पर लगाए गए सभी आरोप हटा दिए जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद यानी नवंबर में एसपीएस राठौर को प्रमोशन भी दी जाती है और उन्हें हरियाणा का एडिशनल डीजीपी बना दिया जाता है। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल थे। इधर यूको बैंक में बतौर मैनेजर काम करने वाले रुचिका गिरहोत्रा के पिता एससी गिरहोत्रा को करप्शन के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है। उन पर चंद महीनों के अंदर दर्जनों करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं। वहीं इन्होंने कुछ साल पहले जो पंचकुला के सेक्टर 6 में अपना एक बंगला लिया था, वो जोर जबरदस्ती करके एसपीएस राठौर के लिए काम करने वाले एक वकील के नाम करवा दिया जाता है। उन्हें अपने ही घर में इतना ज्यादा तंग किया जाने लगता है कि ये अपना पंचकुला वाला घर छोड़कर बेटे के साथ शिमला चले जाते हैं। इन सब में इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इनके पास की सभी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है और मजबूरी की हालत में इन्हें कुछ समय तक बतौर मजदूर भी काम करना पड़ता है। खबरों के अनुसार इन्होंने कुछ समय तक बतौर मजदूर मिट्टी भरने का काम किया था। बीतते समय के साथ रुचिका गिरहोत्रा के पिता और भाई के लिए ये दुनिया नर्क जैसी बन गई थी। इन दोनों पर इतने केस दर्ज हो गए थे कि इनका समय बस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही कट रहा था। वहीं एसपीएस राठौर अपनी पूरी जिंदगी आजादी के साथ जी रहे थे। चूंकि इस केस में रुचिका की ओर से पैरवी कर रहे वकील के खिलाफ भी एसपीएस राठौर ने कई मामले दर्ज करवा दिए थे, इसलिए ज्यादातर वकील इस केस को लड़ने से इनकार कर देते थे। आखिर में केस को रुचिका की दोस्त आराधना की लॉयर मां मधु प्रकाश खुद ही लड़ती हैं। इसमें आराधना के पिता आनंद भी साथ देते हैं। 1990 में जो जांच रिपोर्ट डीजीपी राम रक्षपाल सिंह ने बनवाई थी, उसकी कॉपी 3 साल की मेहनत के बाद 1997 में आनंद प्रकाश हासिल कर लेते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक बार फिर से एक नई अपील दायर करते हैं और रुचिका गिरहोत्रा मॉलेस्टेशन केस की सुनवाई नए सिरे से शुरू होती है। इस केस की सुनवाई के बाद फाइनली 21 अगस्त 1998 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करने का आदेश देती है। इसके अलावा रुचिका की वकील मधु की ओर से दायर पिटीशन के बाद 1999 में पहली बार एसपीएस राठौर पर एफआईआर दर्ज होती है। इधर इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश होती है। उधर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में अक्टूबर 1999 में ही एक बार फिर से एसपीएस राठौर का प्रमोशन किया जाता है और अब उन्हें सीधे हरियाणा का डीजीपी बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, नवंबर 1999 में ही ओम प्रकाश चौटाला की सरकार एसपीएस राठौर को अपना बेस्ट अधिकारी बताते हुए इसका नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए भी भेजती है। सीबीआई जांच की भी एक खास बात यह थी कि जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धारा को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि केवल सेक्शन 354
यानी केवल मॉलेस्टेशन की धाराओं के तहत ही मामला दर्ज करते हुए जांच की जाती है। हालांकि आगे चलकर 8 अक्टूबर 2001 को इस केस में रुचिका की ओर से पैरवी कर रहे आनंद प्रकाश सीबीआई कोर्ट में एसपीएस राठौर के खिलाफ रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए धारा 306 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग करते हैं। एसपीएस राठौर के वकील की तरफ से इस मांग का विरोध किया जाता है, मगर 23 अक्टूबर 2001 को स्पेशल सीबीआई जज जगदेव सिंह धंजल सीबीआई को आदेश देते हैं कि एसपीएस राठौर के खिलाफ सेक्शन 354 के साथ साथ धारा 306 के तहत भी मामला दर्ज किया जाए। इसके बाद एसपीएस राठौर के खिलाफ सेक्शन 306 में भी मामला दर्ज कर लिया जाता है, मगर इसके बाद ये फैसला सुनाने वाले स्पेशल सीबीआई जज जगदेव सिंह के साथ कई अजीब घटनाएं होती हैं और उन्हें मजबूरन ये फैसला सुनाने के 2 साल के अंदर अंदर ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। जगदेव सिंह के रिटायरमेंट के कुछ ही महीने बाद फरवरी 2002 में ये मामला पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जाता है, जहां जस्टिस केसी कथुरिया सीबीआई को एसपीएस राठौर के खिलाफ लगाए गए सेक्शन 306 को हटाने का आदेश देते हैं। अब ये महज इत्तेफाक था या कुछ और, मगर एसपीएस राठौर पर ये आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा हटवाने का फैसला देने वाले जस्टिस केसी कथुरिया कभी रुचिका गिरोत्रा के पड़ोसी हुआ करते थे और रुचिका के पिता तथा जस्टिस केसी कथुरिया साहब के बीच कुछ जमीनी विवाद भी चल रहा था। हम जस्टिस केसी कथुरिया पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बस ये इत्तेफाक की बात कर रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर ये केस सीबीआई के पास चला तो जरूर जाता है, मगर अगले कई साल तक गवाहों के बयान ही दर्ज होते रहते हैं और एक एक प्रक्रिया काफी धीमी चलती है। 16 नवंबर 2000 को रुचिका गिरोत्रा मॉलेस्टेशन केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद 5 दिसंबर 2000 को एसपीएस राठौर को हरियाणा के डीजीपी पद से हटा दिया जाता है और वो लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद यानी मार्च 2002 में एसपीएस राठौर अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। समय बदलता जाता है और बदलते समय के साथ रुचिका गिरोत्रा की इंसाफ की लड़ाई भी चलती रहती है। बदलते समय के साथ इस केस की सुनवाई की जगह भी बदलती रहती है, जज भी बदलते रहते हैं, मगर एक चीज नहीं बदलती है और वो होते हैं इस केस के गवाह। इस केस में रुचिका की दोस्त आराधना के माता पिता यानी आनंद प्रकाश तथा मधु प्रकाश 400 से ज्यादा हियरिंग में शामिल होते हैं। मधु भी अनगिनत बार कोर्ट में गवाही देने आती है। मिलती तारीख पर तारीख के बाद फाइनली वो दिन आता है जब इस केस में कुछ फैसला आता है। काफी लंबी सुनवाई के बाद फाइनली 21 दिसंबर 2009 को इस केस में स्पेशल सीबीआई जज जेएस सिद्धू फैसला सुनाते हैं। सीबीआई जांच में एसपीएस राठौर को रुचिका गिरोत्रा से छेड़खानी का दोषी पाया जाता है। दोषी पाए जाने के बाद उसे 6 महीने की जेल की सजा और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। इस पूरे केस में 19 साल बाद फैसला आया और वो फैसला भी ऐसा कि दोषी पाते हुए भी एसपीएस राठौर को सिर्फ 6 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना लगाया गया। इस फैसले के खिलाफ लोगों ने असंतोष जताया और विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के बाद फिर सीबीआई ने भी कोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने इस अपील को मानते हुए जेल की सजा की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया। हालांकि 5 महीने बाद ही एसपीएस राठौर जेल से बेल पर वापस आ गए। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ एसपीएस राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती रही। फाइनली 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एसपीएस राठौर को छेड़खानी का दोषी पाया, साथ ही 18 महीने की जेल की सजा को भी सही करार दिया। मगर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चूंकि एसपीएस राठौर ऑलरेडी 5 महीने की जेल की सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें फिर से जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले के बाद एसपीएस राठौर को कोर्ट के बाहर बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए देखा गया था। ये हंसी कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था की लाचारी और बेबसी पर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कांड इतना बड़ा था, मगर मीडिया में कभी भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर नहीं किया गया। इसकी वजह एसपीएस राठौर की बेतहाशा पावर थी। शुरू में ही कुछ पत्रकारों ने जब इस केस को कवर करना शुरू किया तो उसके खिलाफ ही कई एफआईआर दर्ज कर लिए गए। इस कारण आगे किसी पत्रकार ने हिम्मत नहीं की और कई पत्रकारों की कलम को भी खरीद लिया गया था। लगभग 25 से 26 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई की उपलब्धि बस ये रही कि एसपीएस राठौर के गुनाह पर मुहर लग गया।
और ये संभव हो पाया आराधना, उनके पिता आनंद प्रकाश तथा उनकी मां मधु प्रकाश की अथक मेहनत और लगन की वजह से। इस इंसाफ की लड़ाई में हमें दो और शख्स को नहीं भूलना चाहिए जो 1996 में बिना एक पैसा लिए रुचिका के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील पंकज भारद्वाज और मीत मल्होत्रा। एक और बात, रुचिका के भाई आशु पर जितने भी मामले दर्ज किए गए वह सभी आगे की जांच में फर्जी साबित हुए। रुचिका के पिता पर करप्शन के जितने चार्जेस लगे सभी फर्जी पाए गए और रुचिका की दोस्त आराधना के पिता आनंद के खिलाफ भी लगाए गए सभी आरोप फर्जी ही निकले। इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका। आराधना पर भी जितने केस हुए थे वह सभी आगे चलकर खारिज कर दिए गए। इस कामना के साथ कि रुचिका गिरहोत्रा की आत्मा जहां भी हो उसे शांति मिले, हम इस खौफनाक कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।